हाँ जी नमस्कार, कैसे हो आप लोग। क्लास से आपको मिल रही है? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ भी रहे हो या नहीं? चलिए आज हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और आगे की कक्षाओं के साथ मैं कल वापस 11th क्लास की ज्योग्राफी को भी शुरू कर दूंगा ताकि फटाफट उसको भी समाप्त किया जाए। एक बार मैं रिवीजन करवा दूं। देखिए, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की बात की थी हमने, और उसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र के बारे में देखा था, उसके बाद तृतीय क्षेत्र के बारे में देखा था। फिर हम लोग देख रहे थे संगठित और असंगठित क्षेत्र, फिर हमने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे आज अभी। तो क्या आपको ठीक ठाक याद है चीजें या फिर ऐसे ही है? कल कहाँ से शुरू कर लिया था? अच्छा, यहाँ तक अपन खत्म कर चुके थे। उत्पादक को क्षेत्र को कंपेयर करके, छोड़ो ये करवाया जा चुका है। आज हम यहां से पढ़ते हैं। एक बार पीछे पूरे टॉपिक को देखा जाए। अच्छा, तीनों क्षेत्रों की हम तुलना कर रहे थे। अच्छा, कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो काम तो करते हैं कृषि क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। कितने प्रतिशत? भारत के टोटल जितने श्रमिक हैं उन श्रमिकों का 50% जो है वे लोग कृषि क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। परंतु यह कृषि क्षेत्र देश की जीडीपी में केवल 25% ही योगदान दे पाती है। यानी देश के 50% लोग देश की जीडीपी में केवल और केवल 25% योगदान दे पाते हैं। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र के अंदर रोजगार तो है परंतु आय नहीं है। दूसरी बात हमने कल इस प्रकार और देखा था कि इसी तरह सेवा क्षेत्र के अंदर जो है वो उत्पादन जो है पहले मान ली 14 गुना बढ़ गया। मान लीजिए पहले एक नौकरी लगता था तो आजकल 14 लोग नौकरी लगते हैं। पर रोजगार के अंदर उत्पादन पैसों के मामले में पहले 1 रुपए सैलरी मिलती तो आजकल 14, पर पहले एक व्यक्ति रोजगार करता था तो आजकल 5। यानी जितने सेवा क्षेत्र के अंदर रुपए बढ़े हैं उतनी गुना के या उतने गुना क्या नहीं बढ़ी है नौकरी, या फिर मैं कहूं रोजगार उतना गुना नहीं बढ़ा है। और हम बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम द्वितीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं उसमें उत्पादन तो 3 गुना बढ़ा है, पर 3 गुना जितनी क्या नहीं हुई है आय की वृद्धि, रोजगार की वृद्धि नहीं हुई है। तीनों में ले दे कि यह है कि सेवा क्षेत्र के अंदर आय बढ़ी है, रोजगार नहीं बढ़ा। कृषि क्षेत्र के अंदर आय बढ़ा हुआ है परंतु रोजगार नहीं है। और द्वितीय क्षेत्र के अंदर भी पैसे बढ़े हैं परंतु रोजगार इतना नहीं बढ़ा है जितना कि बढ़ना चाहिए था। क्या भाई, सही तो चल रहा है? आज हम आगे की क्लास के अंदर देखते हैं अब हम तुलनात्मक रूप से इन तीनों की तुलना कर चुके थे कि कौन से क्षेत्र के अंदर। तो अब हमने एक बार में इसको देखो वापस से थोड़ा सा करते हैं। हमने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम द्वितीय सेक्टर के नाम से जानते हैं उसमें जो उत्पादन है वो कितना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ा है, परंतु 3 गुना तक क्या नहीं बढ़ा है? रोजगार नहीं बढ़ा है। इसी प्रकार हम देखते हैं सेवा क्षेत्र के अंदर जिसे हम तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं उसके अंदर जो है वो 14 गुना इसका उत्पादन तो बढ़ा है परंतु रोजगार उतना नहीं बढ़ा। यही है क्या?
14 गुना उत्पादन बढ़ा है, पर उतना रोजगार केवल कितना बढ़ा है? 5 गुना ही बढ़ा है। तो रोजगार केवल कितना गुना बढ़ा है? 5 गुना, जबकि बढ़ना कितना चाहिए? 14 गुना ही बढ़ना चाहिए था। उसी प्रकार हम कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, जिसे हम, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि देश का उत्पादन जितना 50% लोग इसके अंदर लगे हुए हैं, देश के जितने श्रमिक हैं, उसमें ये जीडीपी के अंदर केवल 25% योगदान देते हैं। तो रोजगार तो 50% लोगों को देता है ये, परंतु उत्पादन कितना है इसका पूरी जीडीपी में? 25%। इतने वाले आंकड़े हमने अब तक तुलनात्मक रूप से पढ़े थे। कहने का अर्थ यह है कि 1974 से लगा करके सन 2013-14 तक की वित्तीय वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा जो उत्पादन बढ़ा है वह सेवा क्षेत्र का बढ़ा है, और सबसे कम उत्पादन कृषि क्षेत्र का बढ़ा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब वापस यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलनात्मक में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में 50% से कम लोग संलग्न हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि 50% लोग तो कहां पर लगे हुए हैं? कृषि क्षेत्र के अंदर, और 50% से भी कम, लेस देन 50% किसमें लगे हुए हैं? इसमें द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। द्वितीय क्षेत्र माने औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र माने सेवा क्षेत्र के अंदर। यानी देश के अंदर 50% से भी कम काम करने वाले लोग औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं, परंतु जीडीपी के अंदर ये दोनों मिलकर के कितना करते हैं? 75% योगदान देते हैं। एक बार इसको ठीक से बड़ा एनालिसिस किया जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं वह देश की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान देती है? 25%। इसके अंदर लोग कितने काम करते हैं? श्रमिक, देश के अंदर जितने लोग हैं उसमें 50% लोग तो यहाँ काम करते हैं। अब जो बाकी 50% लोग बच गए हैं, उन 50% में से कम परसेंट, यानी पूरे 50% भी नहीं, वो लोग 75% जीडीपी का योगदान देते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? एक तो सेवा क्षेत्र के अंदर लगे हुए लोग, और एक कौन से? औद्योगिक क्षेत्र के अंदर लगे हुए लोग। ये दोनों मिल करके काम, लोग तो केवल 50% ही है, परंतु जीडीपी कितनी है इनकी? इनके पास पैसा कितना है? 75% पैसा ये देते हैं। कहने का अर्थ है कि कृषि से ज्यादा लाभ तो नहीं होता, पर रोजगार खूब मिलता है। हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कृषि क्षेत्र के अंदर लोग 50% काम करते हैं, जबकि जीडीपी में योगदान तो केवल 25% देते हैं। इसका मतलब ये, इसमें 25% लोग तो ऐसे ही निठल्ले हैं। ये 25% लोग ऐसे ही बैठे हैं जिनके पास काम, यदि वो काम नहीं भी करेंगे तो भी तो योगदान जीडीपी में 25% ही रहेगा। इसका मतलब है कि यदि ये 50% लोग 50% योगदान देते और ये 50% लोग यहाँ पर भी 50% योगदान देते, तो हम मानते बराबर है। इसका मतलब कृषि यहाँ पर क्या है? पिछड़ी हुई है। कृषि के अंदर जो लोग काम करते हैं वो यदि काम नहीं भी करेंगे, जो लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो भी कृषि का उत्पादन उतना ही होगा। थोड़ी यहाँ पर हम और चर्चा करते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जो लोग एक्स्ट्रा बैठे हैं, कृषि क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, उन्हें हम अल्प बेरोजगार या प्रसन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। एक तो नाम से ही पता चलता है, छिपी हुई बेरोजगारी मतलब ऐसी बेरोजगारी जो डायरेक्ट सीधी रूप से हमें दिखती नहीं है, जैसे यहां पर बात करते हैं। लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य तो करते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार हैं। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर मान लेते हैं कि कोई 1 एकड़ का खेत है और इसके अंदर एक व्यक्ति यदि काम करे परिवार का, तो भी उसका उत्पादन उतना ही होगा। मान लीजिए हम इसमें कहें कि 5 क्विंटल ही उत्पादन होगा, चाहे वो कोई भी अनाज हो। एक व्यक्ति करे तो भी 5 क्विंटल उत्पादन होगा।
मान लीजिए एक घर के अंदर 3 व्यक्ति है जो इस खेत में काम कर रहे हैं, तो भी उत्पादन तो उतना ही होगा। पर वो 3 व्यक्ति जो काम करते हुए दिख रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं ना कि वो तीनों काम कर रहे हैं, जबकि काम नहीं भी करे, उस खेत में एक व्यक्ति भी काम करे तो भी खेत का उत्पादन तो उतना ही होगा। तो इसमें जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अल्प बेरोजगारी में है, या फिर मैं कहूं कि छिपी हुई बेरोजगारी के अंदर है, या फिर मैं कहूं कि वो प्रसन्न बेरोजगारी के अंदर है। तो ये अपने आप में सही है। और इसमें हम क्या बात करते हैं, तो क्या मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया है क्या कि अल्प बेरोजगारी, प्रसन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपकी ही फैमिली से मान लीजिए कि आपके पास खेत है, आपके परिवार के पास। अब जितना उत्पादन होता है, मान लीजिए आपके घर में 10 बोरी अनाज होता है हर साल खरीफ की फसल के टाइम में। मम्मी भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, भैया भी करते हैं, बहन भी करते हैं, और कभी कभी आप भी उसमें हाथ बटा लेते हैं। मुझे यह बताइए, आप अगले 2 साल बाद में यदि पढ़ने के लिए कहीं बाहर शहर चले जाएंगे, तो क्या आप जो काम कर रहे थे वो काम आप नहीं करेंगे, तो भी तो उत्पादन वो 10 बोरी ही होगा, कम हो तो नहीं होगा। इसका मतलब आप वो काम कर रहे थे वो आपके लिए बेकार था। आप वहां पर काम तो कर रहे थे, पर वो काम कहीं ना कहीं उपयोग में नहीं आ रहा था। तो वो कहलाता है छिपी हुई बेरोजगारी। और शब्दों में कहूं कि लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य तो करते हैं, परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं, उनका कार्य कोई कार्य नहीं होता, उनके कार्य का कोई उपयोग नहीं होता है। और हम बात करें, यदि उन्हें कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन में फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं। आप खुद का एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ज्यादा देखी जाती है। स्वाभाविक सी बात है, कृषि क्षेत्र में ही देखी जाएगी। फैक्ट्रियों में तो जितना लेबर चाहिए, जितने कर्मचारी चाहिए उतने ही रखेंगे, सेवा क्षेत्र में उतने ही काम करेंगे जहाँ कार्य की आवश्यकता होगी, परंतु कृषि क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादा देखी जाती है। अन्य क्षेत्रों में भी अल्प बेरोजगारी हो सकती है, पर उतनी नहीं होती जितनी की कृषि क्षेत्र की होती है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के उपाय। अब हम यहाँ पर यह पढ़ेंगे कि हम कृषि क्षेत्र के अलावा भी गांव के क्षेत्रों में या फिर शहरों के अंदर अनेकानेक प्रकार के रोजगार किस प्रकार से उपलब्ध करवा सकते हैं, उस विषय पर चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। मुझे लगता है आपको ठीक से दिख रहा होगा। देखिए क्या क्या उपाय है। पहले तो आप खुद सोचिए इस विषय पर। इस क्लास को देखने के बाद भी विचार करिए कि आप अपने क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, नए किस प्रकार से रोजगार का डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या वो नए काम हो सकते हैं जिनकी वजह से वो रोजगार उन्हें मिल सके, वो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो यहाँ पर बात करते हैं दीर्घ अवधि के लिए उपाय। 2 प्रकार के उपाय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लघु अवधि के लिए, लघु माने छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, और एक हम पढ़ते हैं दीर्घ अवधि के लिए। दीर्घ माने लॉन्ग टर्म तक के, लंबी अवधि तक के लिए रोजगार की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ अवधि के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हम किस प्रकार से रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर, या फिर मैं कहूं इसको कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम किस प्रकार से रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किसको देखा, पॉइंट बनाया दीर्घ अवधि के लिए। दीर्घ अवधि में अभी आगे कौन सा लिया, कृषि क्षेत्र के अंदर। अब हम देखते हैं कृषि के अंदर हम किस प्रकार से रोजगार का सृजन कर सकते हैं। कृषि सुविधाओं में सुधार करके, कृषि की जो सुविधाएं हमारे द्वारा या सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाई गई है, उनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से रोजगार की उपलब्धता बढ़ सकती है। जैसे सुधार है तो उचित ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, किसानों को ऋण दिया जाना चाहिए, जिसकी बदौलत वे लोग
टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में कर सके, फर्टिलाइजर का उपयोग कर सके, कीटनाशक का उपयोग वो कर सके, साथ ही साथ वो मशीनरीज का उपयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ा सके। इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कृषि के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाया चाहिए। और क्या बात है? ये लो, चला कैसे जाता भाई? चलिए, ये हमने देख लिया था, ये वाला पेज में देख रहा हूँ ना। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कृषि के साथ साथ हम ऋण उपलब्ध करवाने के साथ साथ हम ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र के अंदर हम रोजगार को बढ़ा सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सरकार को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक कुओं का निर्माण करना चाहिए सिंचाई हेतु, या फिर कुओं के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। नई बांधों का निर्माण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नदियों पर, छोटी नदियों पर भी छोटे छोटे बांधों का निर्माण हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा समय के लिए अच्छी क्वालिटी के साथ सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। और नहरों का निर्माण भी करना, बांध बनाओगे तो स्वाभाविक सी बात है नहरों का। तो कृषि क्षेत्र के अंदर क्या करना चाहिए? तो कृषि के लिए किसानों को लोन देना चाहिए, सार्वजनिक प्रकार के कुओं का निर्माण करवाना चाहिए, बांधों का निर्माण करवाना चाहिए, और नहरों का निर्माण करवा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? रोजगार का सृजन ग्रामीण क्षेत्र के कृषि प्रदेशों के साथ में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि कृषि उत्पाद बढ़ने से परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। जैसे कैसे होगा? मान लीजिए खेतों के अंदर जिस कृषि उत्पादन का या उत्पाद बढ़ा है, कृषि उत्पाद जो बढ़ा है, तो शहरों के अंदर बेचने जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि कंधे पर ढो करके ले जाएगा। परिवहन का उपयोग करेंगे, ट्रैक्टर का उपयोग कर सकते हैं, ट्रक का उपयोग कर सकते हैं, हो सकता है कई बार ट्रेन का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसानों को खेतों में फर्टिलाइजर जो आती है वो जब आती है तो भी परिवहन को फायदा होता है। जब किसानों को खेतों में दालों का ज्यादा उत्पादन होता है तो दाल की मिलें जो कि रिफाइन करती है, इसको कटिंग करती है इसकी, उनको भी फायदा होगा, उन मजदूरों को भी फायदा होगा, मार्केट में भी चीजें सस्ती मिली। कहना क्या है, यदि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर उत्पाद बढ़ता है तो रोजगार भी स्वाभाविक रूप से सभी क्षेत्रों में बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं उद्योग क्षेत्र के अंदर। तो अब हमने देखा कि कृषि क्षेत्र के अंदर रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, लोगों को ऋण दे करके, दूसरा बांधों का निर्माण कर सके, तीसरा नहरों का निर्माण करके, चौथा कुओं का निर्माण करके हम कृषि क्षेत्र के अंदर रोजगार को बढ़ा सकते हैं। जब कृषि का उत्पाद बढ़ेगा तो इसके साथ साथ परिवहन और व्यापार जैसी सेवाएं भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं उद्योग क्षेत्र में किस प्रकार हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए प्रसंस्करण केंद्र, दाल मिलें स्थापित की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है, न तो पूरा शहर है न पूरा गांव है, बीच का कस्बा है, वैसे स्थानों पर छोटी छोटी प्रकार की
फैक्ट्रियां लगाई जानी चाहिए जो कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई हो। जैसे कि दालों की कटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटी मिल बना सकते हैं। उस क्षेत्र के अंदर शीत भंडारण गृहों का उपयोग खोला जाना चाहिए। शीत भंडारण यानी बड़े बड़े से, जैसे कि मान लीजिए आसपास सब्जी अच्छी होती है, आलू स्टॉक के लिए होता है, तो वो किसान स्टॉक कर सके, इसके लिए इस प्रकार के शीत भंडार का उपयोग किया जाना चाहिए। शहद संग्रहण केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। शहद को इकट्ठा करने के लिए, उसको थोड़ा सा साफ करने के लिए, मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है जहां पर खूब सारा शहद अच्छा हो सकता है प्राकृतिक, उसको इकट्ठा किया जा सकता है, परंतु डायरेक्ट इकट्ठा करने से कोई मार्केट में उसकी रेट नहीं मिलेगी। उसको पहले अच्छी से साफ करना पड़ेगा, और साफ करने के लिए हमें ऐसे केंद्र खोलने पड़ेंगे। तो ऐसे केंद्र हमें कहाँ खोलने चाहिए, अर्ध जो कस्बे होते हैं, जो न तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, न कस्बे हैं न सिटी है, ऐसे स्थानों पर हमें इनको खोलना चाहिए। क्या पर किसको, शहद के संग्रहण केंद्र खोलने। विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक क्षेत्र में भी हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। या विद्यालयों के साथ साथ मैं कहूंगा महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब को अच्छी गुणवत्ता वाले खोले जाने चाहिए, जिसकी वजह से रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ देश के अंदर शिक्षा का प्रसार भी होगा। और बात करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस प्रकार रोजगार को बढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा करके हमें शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे हॉस्पिटल खोलने चाहिए, जिससे हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव रहे, हमारे नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, और वहां पर रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि हम पर्यटन क्षेत्र के अंदर 35 लाख रोजगार को, भारत के अंदर 35 लाख लोग रोजगार के क्षेत्र, इस पर्यटन क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। इसका मतलब और बढ़ाया जा सकता है। जबकि जो शैक्षणिक क्षेत्र है वहां पर 20 लाख लोग इस समय लगे हुए हैं, इसको 20 से 40 भी किया जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी शैक्षणिक सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, है तो भी उसकी गुणवत्ता इतनी नहीं है। क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना, जिसे मैं हस्तशिल्प भी कह सकता हूं, हस्तशिल्प को भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर रोजगार बढ़ाया जा सकता है। तो यदि मैं कहूँ कि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हस्तशिल्प को बढ़ाना चाहिए, शीत भंडार गृहों को खोलना चाहिए, शहद केंद्रों को खोलना चाहिए, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां हमें लगानी चाहिए। और ये वाले दो अलग से पॉइंट देख लेना कि शैक्षणिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों के अंदर भी हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने देखा कि बड़ी अवधि के लिए रोजगार को, अब हम देखते हैं छोटी अवधि के लिए किस प्रकार से रोजगार को रोजगार का सृजन किया जा सकता है। सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है ना? अब छोटी अवधि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसके बारे में हमने, एक बार मैं ये वाला रिवीजन करवा दूंगा, ये लो, रोजगार का सृजन। सबसे पहले हमें करना है, कृषि क्षेत्र के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दे सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक कुओं का निर्माण करना चाहिए, नहरों का निर्माण करना चाहिए, और बांधों का निर्माण करके हम किसानों को, या फिर किसान जो कृषि क्षेत्र के अंदर रोजगार बढ़ा देंगे। जब कृषि क्षेत्र के अंदर रोजगार बढ़ाएंगे तो परिवहन तथा व्यापार क्षेत्र के अंदर भी रोजगार बढ़ेगा। ये हमने बात की। दूसरी बात हमने देखी कि ये दीर्घ अवधि वाली बात कर रहे हैं ना,
दीर्घ अवधि की रोजगार। उसके बाद हमने देखा कि उद्योग क्षेत्र में या फिर मैं कहूं कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की छोटी फैक्ट्रियां खोलनी चाहिए, छोटी फैक्ट्री खोल देनी चाहिए, हमें भंडार गृह खोलने चाहिए, हमें संग्रहण केंद्र, किसका संग्रहण केंद्र, यहां पर जैसा कि आपकी बुक में लिखा है कि शहद संग्रहण केंद्र। और क्या करना चाहिए हमें विद्यालय क्षेत्र के अंदर या फिर यहाँ पर मैं कहूँ कि शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर रोजगार को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि भारत का नीति आयोग कहता है कि भारत के 20 लाख लोग शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर हैं, हमें चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि हमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। यही पढ़ा क्या हमने अभी तक। अब हम पढ़ते हैं छोटी अवधि के लिए रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रीय, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यह काम देने का अधिकार है। मतलब यदि इस एक्ट के तहत आपने यदि सरकार से काम मांगा और आपको काम नहीं मिला तो सरकार आपको इसके लिए भत्ता उपलब्ध करवाएगी। यह पूरे भारत के अंदर इस समय लागू है। शुरुआत के अंदर यह लागू पूरे भारत में नहीं था, अब जो है वो स्थिति अपन इसको क्लियर करते हैं। यह काम का अधिकार 625 जिलों में लागू है। पूरे भारत के अंदर ही मान के चलो तुम तो पूरा का पूरा सक्षम लोगों को काम दिया जाता है। सक्षम, और इसके साथ एक और शब्द जोड़ लेना, अकुशल, न कि कुशल, अकुशल लोगों को भी दिया जाता है और 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। वर्तमान में जैसे अलग अलग स्टेट इसके अंदर अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं, जैसे राजस्थान ने 125 कर दिया उस हिसाब से। और रोजगार न दे पाने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसे भूमि उत्पाद बढ़ाने वाले कार्य किए जाते हैं। और भूमि उत्पाद के साथ साथ वर्तमान में हम यह भी देखते हैं कि पर्यावरण को लेकर के हम इसके लिए या इसको साथ जोड़ करके कैसे काम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगली क्या बात हमने यहां पर की है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में। अब तक हमने बात की पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र की, फिर हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के रूप में। तो क्या मुझे बताओ यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है या फिर ऊपर से जा रही है? पहले तो एक शब्द है संगठित, क्या समझ में क्या आ रहा है? आप क्लास में भी कई बार गुट बना के रहते हो, या फिर जब कबड्डी जैसा गेम हमारे द्वारा खेला जाता है तो पूरी टीम जब संगठित रूप से कार्य करती है तब हम उस मैच को जीत पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से संगठित वे होते हैं या संगठित क्षेत्र के वे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम के रूप में काम करते हैं, तथा असंगठित वे लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई टीम नहीं होती, जिनका अपना कोई विशेष गार्जियन नहीं होता, वो होती है असंगठित क्षेत्र के लोग। यहाँ पर हमने क्या देखा कि संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां अवधि निश्चित होती है, टाइम फिक्स होता है काम करने का। जैसे कि एक सरकारी टीचर हो गया, सरकारी टीचर फिक्स है, 7 बजे जाएगा तो 12 बजे आएगा, 9 बजे जाए 10 बजे जाएगा तो 4 बजे आएगा, अपने हिसाब से टाइम फिक्स होता है। पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती। हो सकता है वो सुबह 8 बजे जाए, रात को 10 बजे वापस आए, होता है ऐसा। तो संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए क्या होता है, एक तो टाइम फिक्स होता है, सरकार में रजिस्टर्ड होते हैं, सरकार पता होता है कि हमारे पास इतने इतने कर्मचारी हैं, ये यहाँ पर है, कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार का कार्य करते हैं, तथा उनको काम करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। जैसे वो बीमार पड़ गए तो वो छुट्टियां ले सकते हैं और उन्हें कोई विशेष रूप से धमका नहीं सकता, उन्हें यह भी नहीं कह सकता कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उसके लिए भी एक नियम होता है, एक प्रोसेस होता है।
प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके बॉस का जो जिम्मा है कि तुम तो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, उधर अपना किसी भी प्रकार का प्रश्न भी नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि संगठित क्षेत्र के लिए अनेकानेक नियम होते हैं। यहां पर देखते हैं क्या है। कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो संगठित क्षेत्र में आते हैं उनके लिए ध्यान रखना। सेवादान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम, इस अधिनियम के थ्रू सरकार इसके अंतर्गत आने वाले मजदूरों को संगठित क्षेत्र में संलग्न करती है या यहाँ पर उनको शामिल करती है। तो संगठित क्षेत्र के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? एक तो उनका टाइम समय क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ये लोग सरकार के अंदर क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं और इनके लिए नियम भी होते हैं जो कौन बनाती है? सरकार बनाती है। कौन कौन से नियम? जैसे कि कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए कारखाना अधिनियम, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंदर आप यदि ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सरकार ये फिक्स कहती है कि इस प्रकार के व्यक्ति को 273 रुपए मिनिमम दिए जाने चाहिए, इससे कम रुपए तो आप नहीं दे सकते। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के डबल कैसे आगे छोड़ो, सेवादान अधिनियम, दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम, दुकानों के लिए और कोई संस्था है तो उसके लिए भी अधिनियम है और उन नियमों के तहत वो कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो संगठित क्षेत्र के अंदर जो लोग लगे हुए हैं उनको किस किस प्रकार का लाभ मिलता है असंगठित लोगों की तुलना में। संगठित क्षेत्र के लाभ क्या कि रोजगार को उनको सुरक्षित होता है कि जरूरी नहीं है कोई भी बॉस आए उनको हटा दे। तो उनका एक तो क्या होता है? रोजगार सुरक्षा होता है, रोजगार सुरक्षा लाभ होता है। काम का समय निश्चित होता है और सवैतनिक अवकाश मिलता है। सवैतनिक अवकाश का मतलब है आप यदि बीमार पड़ गए तो भी आपको उस दिन छुट्टी लोगे तो भी आपको उस दिन का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप नहीं गए उस दिन आपका पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां पर? संगठित क्षेत्र के अंदर। और भविष्य निधि भी उसमें मिलती है। फ्यूचर अमाउंट जो हम कह सकते हैं, भविष्य निधि थोड़ा थोड़ा सरकार आपसे काटती है, जैसे थोड़ा आपसे काटा थोड़ा सरकार ऐड करती है। जब आप रिटायर होते हैं तो सरकार आपको वो पैसे दे देती है। सेवा अनुदान देती है, आपको सेवा के बदले सरकार कुछ अनुदान भी आपको देती है। चिकित्सा सुविधा भी आपको, जैसा कि मैंने बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जैसे कि कई प्रकार की सरकार की, जैसे हमारे राजस्थान की देख ली, एक सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना चलती है। उस योजना में सरकारी कर्मचारियों के समस्त लोगों के परिवार के समस्त सदस्यों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सुरक्षित कार्य वातावरण, जहां पर वो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं खूब सारे नियमों से कार्यस्थल बंधा रहता है, इसीलिए वो जो वातावरण होता है वो क्या होता है? सुरक्षित होता है और उन्हें पेंशन की सुविधा भी मिलती है। तो देखो कितने पॉइंट हो गए, एक बार मुझे बताओ। देखिए पहला पॉइंट कौन सा है कि रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? काम के समय निश्चित होता है, सवैतनिक अवकाश मिलता है, भविष्य निधि मिलती है, सेवा अनुदान मिलता है, चिकित्सा सुविधा मिलती है और पेंशन सुविधा मिलती है। क्या याद रह जाएगी? पेंशन सुविधा कौन कौन सी वो याद कर लो, बाकी वाली पेंशन, भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधा। कौन कौन सी सुविधा? चिकित्सा सुविधा, पेंशन सुविधा, भविष्य निधि सुविधा, सेवा अनुदान सुविधा। 4 प्रकार की। तो एक सवैतनिक सुविधा, तो 5 प्रकार की तो सुविधा हो गई अपने। और इनका टाइम फिक्स होता है, इनका जो रोजगार होता है वो एकदम सुरक्षित होता है, कहीं पर इसको कम नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता इनको। अब हम बात करते हैं असंगठित क्षेत्र के बारे में। इतना ही है कि असंगठित क्षेत्र किसे कहा जाता है? छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसी छोटी छोटी इकाइयां जिनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें हम असंगठित क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जिसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता। असंगठित क्षेत्र में भी नियम तो होते हैं प्राय, परंतु उनका कोई पालन नहीं किया जाता, उसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है।
दिख रहा है। असंगठित क्षेत्र की क्या क्या कठिनाइयां हैं उस पर हम बात करते हैं। कठिनाइयां कह दो, कमियां कह दो, लगभग यही है। तो एक तो असंगठित क्षेत्र के अंदर क्या है, रोजगार कमी मिलता है, पैसे इतने मिलते नहीं है। और क्या होता है, रोजगार जो होता है वो अनियमित होता है, कभी भी बॉस आपको भगा सकता है। अपना काम ठीक नहीं किया, आप कई बार हो सकता है आधे घंटे लेट पहुंच गए, 15 मिनट लेट पहुंच गए, आपको संवैतनिक अवकाश नहीं मिलता, जिस दिन छुट्टी लोगे उस दिन आपके पैसे कटेंगे। असुरक्षित रोजगार है और काम का कोई निश्चित समय नहीं होता, न ही कोई निश्चित कार्य क्षेत्र होता है और न ही कार्य क्षेत्र सुरक्षित होता है। आप कहोगे असंगठित क्षेत्र के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, तो संगठित क्षेत्र के अंदर मजदूर आ सकता है, दैनिक काम करने वाले भूमिहीन किसान आ सकते हैं, इस प्रकार के लोग असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं इस असंगठित क्षेत्र को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, इन लोगों के लिए हमारे द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। संगठित क्षेत्र के मुख्यतः भूमिहीन किसान, छोटे सीमांत किसान, फसल के बटाईदार, कारीगर, बुनकर, लोहार, सोनार, ये हम देख लिए, छोड़ो। अब हम इनके लिए किस किस प्रकार का कार्य करें ताकि असंगठित क्षेत्र के लोग भी संगठित क्षेत्र जैसा लाभ प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ज्यादातर जो असंगठित क्षेत्र के अंदर जो मजदूर है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हैं, जो असंगठित क्षेत्र में संलग्न है। SC, ST, OBC वाले ज्यादातर है, OBC फिर भी नहीं, ये बंधु है जो ज्यादा है। किसमें, असंगठित क्षेत्र के अंदर। असंगठित क्षेत्र कौन कौन से हैं, बुनकर हो गया, लोहार हो गया, सोनार हो गया, बटाईदार, फसल भूमि, मजदूर, ये हम देख सकते हैं। श्रमिकों के नियमित कार्य हेतु सुरक्षित किया जाए। हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जहां पर असंगठित क्षेत्र का श्रमिक कार्य करता है उस क्षेत्र के अंदर ऐसे नियम बनाए जाए कि उसका जो कार्य है वो सुरक्षित रहे, उसका रोजगार सुरक्षित रहे, उसे एक फिक्स समय के पहले रोजगार से हटाया नहीं जाए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और कार्यस्थल पर सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बंधु इस बात से पीड़ित होते हैं कि जहां पर वे कार्य करते हैं वहां पर उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि उसके साथ सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता है, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वह भी है तो मानव ही, वह भी आपकी जितनी कार्य क्षमता रखता है, फिर उसे हीन दृष्टि से क्यों देखा जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोगों के लिए रोजगार को सुरक्षित करना पड़ेगा, भेदभाव रहित हमें सुरक्षित वातावरण इनको रोजगार के लिए उपलब्ध करवाना पड़ेगा। और क्या बात है, शोषण रहित एवं उचित मजदूरी रहित। इन लोगों का यदि शोषण होता है तो शोषण रहित, बिना शोषण किए इनको कार्य देना होगा और उचित मजदूरी दर भी इन्हें हमें उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो हमने अभी देखा कि किस किस प्रकार के हम कार्य करेंगे जिससे हम असंगठित क्षेत्र के अंदर लगे हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान करा सके। यही है। तो पहला काम हमने देखा कि क्या करना है, इसके अंदर लगे हुए असंगठित क्षेत्र के अंदर लगे हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक सुरक्षित रोजगार उपलब्ध करवाना है। जहां पर ये कार्य कर रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होने देना है। तीसरा, इनका शोषण नहीं हो ऐसे नियम हमें बनाने हैं और उन नियमों का पालन भी हमें करवाना है। पांचवा, मजदूरी उचित दी जानी चाहिए, जिस क्वालिटी का काम ये लोग करते हैं उसी अनुपात में इन्हें मजदूरी भी दी जानी चाहिए। तो कौन कौन से काम, पहला काम कौन सा, इनका रोजगार सुरक्षित, दूसरा भेदभाव रहित वातावरण, तीसरा कौन सा, इनका शोषण नहीं, चौथा कौन सा, इनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। ये कार्य यदि आप करोगे तो असंगठित क्षेत्र के अंदर लगे हुए लोग का संरक्षण हम कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या कार्य कर सकते हैं हम इन लोगों के लिए, चार तो हमने देख ली। पांचवा क्या है, कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण एवं सहायता आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए।
जहाँ पर ये कार्य करते हैं उन लोगों को हमें सहायता देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं काफी लंबे कालखंड से उत्पीड़ित है। इन लोगों को सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि इन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। तो कार्य क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण एवं सहायता आवश्यक रूप से हो। सीमांत किसानों को समय से बीज दिया जाना चाहिए। जो किसान सीमांत किसान हैं, जिनके पास कम भूमि है, जो कहीं न कहीं असंगठित क्षेत्र में आते हैं, उन्हें हमें समय पर बीज दे देना चाहिए। कृषि उपलब्ध हमें दे देने चाहिए। उन्हें भंडारण गृह उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और हमें विपणन के लिए पर्याप्त सुविधा देनी चाहिए। एक जो किसान होता है उसके लिए यही तो होता है कि आप उसको अच्छी क्वालिटी का बीज मिल जाए, सिंचाई के लिए जल मिल जाए, अच्छे कृषि उपकरण मिल जाए, भंडारण सुविधा मिल जाए ताकि उसका अनाज खराब नहीं हो, और विपणन के लिए यानी बेचने के लिए उसे पर्याप्त केंद्र मिल सके ताकि वो अपना जो उत्पाद है वो अच्छी वैल्यू के साथ, अच्छे मूल्य के साथ बेच सके। इस तरह से हमें एक सीमांत किसान का भी भला कर सकते हैं। पहले हमने देखा मजदूरों का, अब हमने देखा किसान का। तो किसान के लिए हमें किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, कृषि के उपलब्ध करवा कृषि उपकरण देने चाहिए, भंडारण सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए और विपणन केंद्र उपलब्ध करवाना चाहिए। तो पहला कौन सा, बीज देना, दूसरा कृषि उपकरण देने हैं, तीसरे भंडारण सुविधा देनी है और चौथा विपणन केंद्र हमें देकर के किसान के लिए कार्य करना चाहिए। लघु उद्योग के श्रमिक निर्माण, जो लोग उद्योगों में लगे हैं, कौन से उद्योग में, छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयों में लगे हुए हैं, उन उद्योगों के अंदर लगे हुए मजदूरों के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर बात करते हैं। लघु उद्योगों के श्रमिक निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत श्रमिकों को सरकारी संरक्षण एवं सहायता दी जा सकती है। जो लोग परिवहन क्षेत्र में लगे हुए, जो लोग छोटी छोटी सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं और जो लोग निर्माण कार्य के क्षेत्र में लगे हुए, उन लोगों को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। सरकारी सहायता का अर्थ है पैसे से नहीं, नियम और कानून कायदों से सरकार की ओर से उन्हें खूब सारी सहायता दी जानी चाहिए ताकि वह शोषण रहित कार्य करते हुए आगे बढ़ सके और मुख्य धारा के अंदर आ सके। अब हम आगे बात करते हैं लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। चलो, जो लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग है, उन्हें कच्चे माल दिया जाना चाहिए। उत्पाद के विपणन यानी जो छोटे छोटे उद्योग है उन्हें कच्चा माल मिल जाए, वो अच्छा माल बना दे, पर उन्हें बेचने के लिए एक मंच तो मिलना चाहिए। और उस मंच के लिए उन्हें क्या किया जाना चाहिए, हमें ऐसे सेंटर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अब हम स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। जैसा कि हम पहले देखे हैं, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। परिसंपत्तियों का स्वामी, सेवाओं की उपलब्धता कौन करवाता है, इस आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं कि जो हमारे लिए चीजें उपलब्ध हो रही है उसका मालिक कौन है। इस तरह से हम देखते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहेंगे, वह क्षेत्र है जिनकी सभी संपत्तियों पर या लगभग सभी संपत्तियों पर मालिकाना हक सरकार का होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जबकि इसका उद्देश्य अधिकतर सामाजिक कल्याण करना होता है। किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा समाज का कल्याण करना है। ढांचागत सुविधा, कृषि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं जो निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करवा सकता या जिसके लिए इनका उद्देश्य कोई ज्यादा लाभ कमाना न हो करके एक इस प्रकार के ढांचे का निर्माण करना होता है जो आगे की सुविधाएं बढ़ाए। तो ढांचागत कृषि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे सड़कों का निर्माण। भाई सड़क तो ऐसा कोई है नहीं कि कोई कंपनी बना दे, कहाँ बनाएगी, सरकार इसके लिए बना करके उपलब्ध करवाएगी। और
पुलों का निर्माण, रेलवे का निर्माण, पोर्ट का निर्माण, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र भी सरकार ही उपलब्ध करवाएगी। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती है। ये सुविधाएं, इन पर खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए हर कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति या संस्थान इसका व्यय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कार्य करती है। इनका उद्देश्य पैसे कमाना न होकर के देश की जनता को न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के बारे में। वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। यदि मैं यह कहूं कि क्षेत्र की जो परिसंपत्ति होती है, जैसे कोई मान लीजिए स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गया, कोई दुकान हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, या फिर एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी जो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध करवाती है, उसका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है या फिर वो कोई एक संस्था हो सकती है, तो वो आते हैं निजी क्षेत्र के अंदर। और इनका उद्देश्य केवल अधिकतम लाभ कमाना होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना होता है। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर होता है पूरा। मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा, ठीक से समझा होगा, तीनों वीडियो को ठीक से देखा होगा। हालांकि 2 घंटे का था, पर उधर वो 20 मिनट की ज्यादा हो गई, इसमें 20-20 मिनट कम हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज क्लास को शेयर करा करिए, और लाइक तो आप वैसे ही करते हैं, मैं क्या ही कहूँ। और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।